बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेड जुलाई सन 2024 के लिए हम लोग कंप्लीट क्रैश कोर्स और प्रैक्टिस सेट की लाइव क्लास डेली आप लोगों को दस्तयाब करा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग वो सभी क्लासेस देख रहे होंगे। तफसील से जानकारी के लिए वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। चूँकि आप आखिरी वक्त में आ गए हैं और इम्तिहान बिल्कुल करीब है और आप चाहते हैं कि आपको मैराथन क्लास मिल जाए जिसमें सभी अहम सवालात एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए जाएं। इस बात की आप लोग लगातार सिफारिश कर रहे थे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सीटेड जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू की मैराथन क्लास लेके आ गए हैं। इस क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आखिर में पैसेज हल करेंगे और पैसेज को हल करने का तरीका भी बताएंगे। चूँकि पैसेज बहुत आसान होते हैं इसलिए हम पैसेज पे ज़्यादा वक्त ज़ाय न करके पेडागोजी पे मेन फोकस करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि सुरैया छठी जमात की तालबा है जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मदुरई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो गई। एक बच्ची है पंजाब की, वो आ गई है तमिलनाडु में। पंजाबी उसकी मादरी ज़बान है, चूँकि पंजाब की है तो पंजाबी उसकी मादरी ज़बान हो गई। पंजाबी उसकी मादरी ज़बान है। उसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़बान यानी इंग्लिश को उसने स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ी है। वो अपने पड़ोसियों से सीख कर वो तमिल बोल और पढ़ सकती है। चूँकि पंजाब से वो आई है तमिलनाडु, स्कूल में तो अंग्रेज़ी पढ़ रही है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन अपने पड़ोसियों से जब वो बातचीत करती है, इंटरेक्शन करती है, अंतःक्रिया करती है तो उसने तमिल बोलना और पढ़ना भी सीख लिया। तो वो अब यहाँ पे 3 ज़बानें जानती है। तो जो अब वो 3 ज़बानें जानती है उस हवाले से यहाँ पे 4 बयानात या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? देखिए, पंजाबी और तमिल का शुमार ज़बान के इक्तिसाब में यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन में होगा और अंग्रेज़ी का शुमार ज़बान की आमोजिश में होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने पंजाबी अपने पंजाब में अनुकरण करके गैर रस्मी माहौल में सीखी थी बिना किसी उस्ताद की मदद से, तो पंजाबी लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। तमिल भी उसने स्कूल में नहीं सीखी, अपने पड़ोसियों की मदद से बिना किसी उस्ताद की मदद से नकल करके सीख ली, तो तमिल का शुमार भी लैंग्वेज एक्विजिशन में यानी भाषा अर्जन में ज़बान के इक्तिसाब में होगा। लेकिन अंग्रेज़ी उसने बतौर दूसरी ज़बान स्कूल में पढ़ी है, तो हम दूसरी ज़बान का लर्निंग करते हैं, एक्विजिशन नहीं करते हैं, तो अंग्रेज़ी का शुमार ज़बान की आमोजिश में होगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। याद रखिएगा, जब हम बिना किसी उस्ताद की मदद से माँ बाप की नकल करके बिना किसी प्रयास के जब हम कोई ज़बान सीखते हैं तो वो हमारी पहली ज़बान होती है, हमारी मादरी ज़बान होती है, और इस ज़बान के सीखने को हम ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में डेलिबरेटली जानबूझ के शऊरी तौर पे कोई ज़बान जैसे कि अंग्रेज़ी सीखते हैं तो ये हमारी लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है, ज़बान की आमोजिश कहलाती है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। बाकी ऑप्शन पे वक्त ज़ाय नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी लर्निंग और एक्विजिशन से रिलेटेड ही है।
एक जैसा सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद आता है और अपने हमजोली और पड़ोसी से तामुल के जरिए तेलुगु सीखता है, तो इसे जबान की आमोजिश कहेंगे? जी नहीं, वो तेलुगु स्कूल में उस्ताद की मदद से नहीं सीख रहा है, हमजोली और पड़ोसी से सीख रहा है, तो ये जबान की आमोजिश कहाँ से हुई? ये तो जबान की हुसूल याबी या जबान का इक्तिसाब हुआ ना, एक्विजिशन हुआ। पहला बयान गलत हो गया। एक लड़का पटना से मुंबई आता है, स्कूल में उसने अंग्रेजी को एक जबान के तौर पे मुंतखब कर रखा है और अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ बातचीत से वो मराठी सीख रहा है। तो अंग्रेजी को उसने उस्ताद की मदद से सीखा, तो अंग्रेजी का सीखना जबान की आमोजिश हो गई, सही बात है। मराठी दोस्तों से सीखा तो मराठी का सीखना जबान की उसूलियाबी हो गई, ये बात भी सही, यानी कि दूसरा बयान सही है। सिर्फ बे वाला जो बयान है वो सही है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक और सवाल ऐसा ही है, चलिए देखिए। एक 8 साल का बच्चा है, अपने वालिदैन के साथ उत्तर प्रदेश से हैदराबाद चला गया और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। स्कूल में वो हिंदी भी सीख रहा है, संस्कृत और अंग्रेजी, और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से वो तेलुगु सीख रहा है। तो तेलुगु सीखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जो जबान वो स्कूल में उस्ताद की मदद से सीखा, तो जो उस्ताद की मदद से शऊरी तौर से डिलिबरेटली सीखा, वो तो लैंग्वेज लर्निंग हो गई। लेकिन जो पड़ोसियों से नकल करके तौता शऊरी अमल में सीखा है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, तो वो जबान की हुसूलियाबी होगी, यानी कि हम तेलुगु सीखने को जबान का हुसूल कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे भी 3 बयान है, तीनों को पढ़िए और बताइए कौन कौन से बयान सही हैं। 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के मुताबिक अंग्रेजी माविन सरकारी जबान है, सही बात है। हमारे संविधान के आर्टिकल 343(2) में ये बात जिक्र की गई है कि जो इंग्लिश है वो एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, सहायक सरकारी जबान है, माविन सरकारी जबान है। पहला बयान सही है। आर्टिकल 21(a) के मुताबिक 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक है। ये बात भी 100% सही है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, जो कि सन 2009 में पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 अप्रैल सन 2010 को पूरे मुल्क में नाफिज हुआ था, उसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और लाजमी, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हासिल करने का हक है। इसे ही राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। तीसरा बयान क्या है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मुताबिक आमोजिश को दरसी किताब पे मरकूज होना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो ये कह रहा है कि आप स्कूल के नॉलेज को बाहर की जिंदगी से रिलेट कीजिए, सिर्फ दरसी किताब पे ही आप मरकूज मत रहिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, बल्कि निसाब से परे भी आप चीज़ों को पढ़िए। यानी कि ये बात कि आमोजिश को दरसी किताब पे मरकूज होना चाहिए गलत हो गई, यानी कि 1 और 2 जो बयान है वो सही होगा। दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। दावा और दलील दी गई है। हिंदुस्तान में अंग्रेजी माविन सरकारी ज़बान है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, सही बात है। हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेजी गैर मुल्की ज़बान के तौर पे पढ़ाई जाती है, जी नहीं, अंग्रेजी को हम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो इंग्लिश है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे है, यानी कि दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। बैन लिसानी शनाख्त, जिसे अंग्रेजी में इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन और हिंदी में अंतरभाषिक पहचान कहते हैं, ये क्या है? तो आमोजगार का फैसला कि मकामी और हदफ ज़बानें कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं, इसे ही हम कहते हैं बैन लिसानी शनाख्त। यानी अगर बच्चा ये समझ जाए कि उर्दू और हिंदी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, हिंदी और अंग्रेजी में कुछ चीज़ें कॉमन है, अगर बच्चा ये समझ जाता है तो इसे ही हम बैन लिसानी शनाख्त यानी कि इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं 2 ज़बानों में, अगर बच्चा उसे समझ गया तो उसके अंदर बैन लिसानी शनाख्त है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
कौन तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं है? तौसीई मुताले यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग जब हम करते हैं तो हम तहसीन के लिए करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए भी पढ़ते हैं। लेकिन कवायद की आमोज़िश के लिए पढ़ना ये तौसीई मुतालिया का मकसद नहीं है, यानी कि हमारा जो नेगेटिव पॉइंट होगा तीसरा वाला ऑप्शन होगा, यानी कि हमारा जवाब थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल ये कि उस्ताद तलबा को अंग्रेजी में एक कहानी सुनाता है और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने के लिए कहता है। अंग्रेजी में कहानी सुनाया और कहा कि चलो अपनी मादरी ज़बान में ग्रुप में इकट्ठा होकर इस कहानी को बताओ, और फिर क्लास की मुश्तरका ज़बान में यानी क्लास में जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें कहानी को बताने के लिए कहता है। तो इस तरह की जो तदरीसियाती हिकमत अमली है इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम मादराए ज़बान कहेंगे। देखिए मादराए ज़बान क्या होता है, इसको कई बार पिछली बार पूछा है। इसने ट्रांस लैंग्वेजिंग एक टॉपिक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग, इसको इसने मादराए ज़बान के नाम से पिछली बार यानी कि सन 2024 जो हमारा जनवरी में पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था, तो मादराए ज़बान के नाम से तर्जुमा कर दिया था। तो अब मादराए ज़बान यहाँ पे सही जवाब है। अब मादराए ज़बान होता क्या है, एक और सवाल है। देखिए मादराए ज़बान किसे कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग किसे कहते हैं? तो इसका मतलब है क्या, क्लासरूम में माखज़ के तौर पे जब आप एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं तो इस अमल को हम मादराए ज़बान कहते हैं। पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा है, टीचर ने पहले अंग्रेज़ी में एक कहानी सुनाई और फिर कहा जो ज़बान तुमको मालूम है उसमें कहानी को बताओ, और फिर कॉमन लैंग्वेज में कहानी पे डिस्कशन करो। तो तीन ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांस लैंग्वेजिंग हो रही है। यानी कि मादराए ज़बान ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब है क्लासरूम में माखज़ के तौर पे एक से ज़ायद ज़बानों को बरतने के लिए तदरीसियाती अमल। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो, तदरीस का वह तरीका जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोज़िशी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल अलहदा हैं। मतन के मवाद पर मुकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन के मुताले में बेहतरी होती है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे एक इज्तिमाई ग्रुप बनाया गया है, इज्तिमाई आमोज़िशी ग्रुप बनाया गया है और सबको एक एक रोल दिया गया है और सबसे डायलॉग बुलवाया जा रहा है, मतन के मवाद पे मुकालमा बुलवाया जा रहा है। तो इस तरह से जो मेथड अपनाया जा रहा है क्लासरूम में इसको हम बाहमी तदरीस कहते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। से लिसानी फार्मूला के ज़िम्न में कौन सी दुरुस्त है? देखिए जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो हमारे हिंदुस्तानी जो ज़बान की जो सिस्टम है, हिंदुस्तानी क्लासरूम में जो ज़बान सिस्टम है उसको हम 3 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली ज़बान होती है वो मादरी ज़बान होती है जिसको हम घर की ज़बान या फिर इलाकाई ज़बान कहते हैं। तो से लिसानी फार्मूला के ज़िम्न में मादरी ज़बान या घर की ज़बान या फिर इलाकाई ज़बान बतौर पहली ज़बान होगी, ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ी पहली ज़बान के तौर पर नहीं होती है, ठीक है, हिंदी भी नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे तो हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। रोज़मर्रा की ज़बान में जो हम आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से जब हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़बान के इस्तेमाल करने की ये जो सलाहियत है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बिक्स कहते हैं। बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बुनियादी तरसीली महारत। कल्प का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। आपस में बातचीत करने के लिए ज़रूरत के लिहाज से कम्युनिकेशन करने के लिए जो दरकार ज़बान होती है उसे ही हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। बिक्स से मुतालिक और भी सवालात अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए बिक्स का मतलब क्या है, बुनियादी तरसीली महारत का मतलब क्या है, ये भी पूछा जा चुका है। तो मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो दरकार ज़बान होती है वो होती है बिक्स। फुल फॉर्म अभी मैंने बताया। चलो बिक्स से मुतालिक और भी कई सवालात हैं आगे। मैं पहले आप लोगों को बिक्स वाले सवालात दिखा दूं,
फिर आगे आता हूँ, बाकी के सवालात हल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और सवाल है कि एक ज़बान का उस्ताद तलबा से सबसे पहले तलबा से कहता है कि वो क्लासरूम में एक दूसरे से अपना तारुफ कराएं, फिर अपने दोस्तों की पहचान कराएं। ये सरगर्मी किस चीज़ में इजाफा करेगी? यानी कि बच्चे क्लासरूम में हैं, कह रहा है टीचर कि चलो अपने बगल वाले दोस्त का इंट्रोडक्शन दो क्लासरूम में, फिर अपना भी इंट्रोडक्शन अपने दोस्त से करो। यानी कि एक ज़रूरत, एक मौजूदा सिचुएशन में बच्चों से ज़बान इस्तेमाल करने के लिए टीचर कह रहा है। तो इस एबिलिटी को हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। देखिए एक और सवाल ऐसा ही आ गया कि एक टीचर है रोजाना ये सरगर्मी कर रही है, क्या कर रही है? क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें ग्रुप में बातचीत करने के लिए रोजाना एक मौजूद देती है, जरूरत के लिहाज से एक सिचुएशन बना करके एक टॉपिक देती है। बाद में यार एक ग्रुप से एक तालिब इल्मों को लेती है और उन्हें पूरी क्लास के सामने एक ग्रुप के तौर पर बातचीत करने के लिए कहती है। एक ग्रुप लिया, एक ग्रुप बनाया 5-5 का, उसमें कोई टॉपिक दिया और फिर हर एक ग्रुप से एक एक बच्चे को उठा करके क्लास के सामने लेके आके कोई और नया टॉपिक, नई सिचुएशन दे करके उसके लिहाज से बातचीत करने के लिए बच्चों से कह रही है। तो ये किस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? टीचर बुनियादी तरसीली महारत यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना? चलो अब जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं पे आते हैं। बिक्स क्या है मैंने आपको बता दिया था। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे एक बयान है या फिर नज़रिया है, आपको बताना है किसका है। इंसानी दिमाग में ज़बान के वसूल का सामान पहले से मौजूद होता है जिसके ज़रिए माहौल में मौजूद ज़बानें हासिल की जाती है। यानी इंसान के दिमाग में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से फिट होता है जिसकी मदद से बच्चा ज़बान सीखता है। यानी कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। ये बात किसने कही? LAD का कंसेप्ट किसने दिया था? तो नोम चॉम्स्की ने दिया था। सी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरी ज़बान के इक्तिसाब का नज़रिया यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का नज़रिया किसने दिया था? स्टीफन क्रेसन ने दिया था। ठीक है। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो वो वाइगोस्की ने दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो वो दिया था पियाजे ने। ठीक है ना? चलो ताउनी तदरीस उन बच्चों के लिए, कैसे बच्चों के लिए मौजू को समझ नहीं सकते और उन्हें मौजू समझने में परेशानी हो रही है, तब हम वैसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग कराते हैं, ताउनी तदरीस कराते हैं। इसको इस्लाही तदरीस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर इस्लाही तदरीस के नाम से पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। दावा और दलील दिया गया है। दावा है कि ज़बान के उस्ताद को क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को इज्जत देनी चाहिए। हर एक बच्चे की लैंग्वेज को क्लासरूम में शामिल करना चाहिए। यही तो है कसीर लसानियात बतौर हिकमत अमली, जिसे हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स या फिर एज ए स्ट्रेटेजी कहते हैं। हर एक बच्चे को आप ज़बान की क्लास में हर एक बच्चे की लैंग्वेज को आप रिस्पेक्ट दीजिए। ये बात दावा में कही गई है जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन दलील बिल्कुल गलत है क्योंकि कसीर लसानियात को रुकावट कहा जा रहा है। याद रखिएगा मल्टीलिंगुअलिज्म एक संसाधन, एक रिसोर्स, एक वसीला होती है, असासा होती है, क्लासरूम में रुकावट नहीं होती है। तो दावा सही है, दलील गलत है। अगला सवाल, नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे पैदाइशी एतबार से ज़बान सीखने की सलाहियत रखते हैं, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया है? इसको इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि आलमी कवायद का नाम दिया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आलमगीर कवायद भी कहीं कहीं दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आलमगीर कवायद आपको पेपर में देखने को मिले तो। चलो ये देखो, ये इसी साल यानी कि जनवरी में पेपर आया था, उसका ये सवाल है। 7वीं जमात का तालिब इल्म 4 ज़बानें कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकता है। वो अपने वालिदैन से बात करते हुए चारों ज़बानों को बआसानी इस्तेमाल करता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेज़ी बोलता है क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़बान जानते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी इसको कहते हैं, मादराए ज़बान की सलाहियत। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़बान की आमोज़िश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? पहली ज़बान या फिर मकामी ज़बान
की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुखिल होती है, बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट लैंग्वेज या फिर आपकी जो मदर टंग है वो आपको दूसरी ज़बान सीखने में इंटरफेयर नहीं करती है। पहली ज़बान या मुकामी ज़बान की जानकारी का दूसरी ज़बान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में मददगार होती है। अगर आपकी मादरी ज़बान उर्दू है और आप उर्दू बहुत अच्छे से जानते हैं तो अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत सीखने में आपको मदद मिलेगी, डेफिनेटली मदद मिलेगी। इसलिए तीसरा वाला बयान हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। 5वीं जमात का उस्ताद है, चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपनी क्लास में लेके आता है ताकि बावर्ची खाने की चीज़ों के बारे में तौज़ीही जुमले लिखकर लफ्ज़ियात की तदरीस करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रिलिया कहते हैं। रियल ऑब्जेक्ट दैट यूज इन क्लासरूम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिलिया। यानी कि ऐसी चीज़ जो हम घर से क्लासरूम में लेके आते हैं और वो क्लासरूम में बच्चों को बांट देते हैं और बच्चे उस पे क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं और बच्चे उससे वोकैबलरी सीखते हैं, तो ये चीज़ हमारी रिलिया कहलाती है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, 6ठी जमात का उस्ताद है, लफ्ज़ियात की तदरीस और बोलने की सरगर्मी के लिए बहस शुरू करने के वास्ते बहुत सी चीज़ें और मवाद लेके आता है, तो ज़बान की तदरीस में इन मवाद को हम क्या कहेंगे? रिलिया कहेंगे। चम्मच, स्क्रू ड्राइवर, फ़ोन, कुछ भी आप लेके आएँ क्लासरूम में बांट दें और बच्चों से कहें कि इन चीज़ों पे आप 10-10 सेंटेंस बोलिए, तो ये जो चीज़ क्लासरूम में बांटी गई है इसको हम रिलिया कहेंगे। देखिए, एक टीचर अपनी क्लास में हकीकी ज़िंदगी की अशिया जैसे कि हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके आता है। उसने अपने आमोजगारों से इन अशिया पे 5 से 7 सेंटेंस बनाने के लिए कहा है, तो ज़बान की तालीम के लिए ये जो मवाद इस्तेमाल हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? रिलिया कहेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक ऐसा मौका है जहां तलबा को ज़ेरे गौर मौजू के मुखालिफ तनाजुर से वाकिफ कराया जाता है ताकि वह बेहतर अंदाज में समझ सकें। ये इस अमल के ज़रिए तलबा में किस चीज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है? यानी कि एक ऐसा टॉपिक दिया जा रहा है जो कि अपोजिट हो, ठीक है, और उसको इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। तो ऐसा अगर कराया जा रहा है तो बच्चों में कौन सी चीज़ डेवलप कराई जा रही है? बच्चों में क्रिटिकल लिटरेसी को, तनकीदी ख़वानदगी को बढ़ावा जा रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। से लिसानी फार्मूले के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? चलो चारों बयानात पढ़ते हैं, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कौन सा बयान सही है। पहला है कि तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी या घर की ज़बान में करते हैं और बाकी स्कूल में मुकम्मल करते कम से कम 2 और ज़्यादा ज़बानें सीख लेते हैं। बताइए, सभी बच्चे अंग्रेज़ी ज़बान में अपनी अगर तालीम का आगाज़ करें तो अंग्रेज़ी हिंदुस्तान में फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, तो इससे लिसानी फार्मूला के हवाले से ये बयान गलत हो गया। तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अपनी रियासत की ज़बान में करते हैं, ये बात भी गलत होगी। तमाम बच्चे अपनी स्कूली ज़बान का आगाज़ हिंदी में करते हैं, ये बात भी गलत हो गई। तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ मादरी ज़बान या घर की ज़बान में करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते मज़ीद 2 और ज़बानें सीख लेते हैं, तो ये होता है 3 लैंग्वेज फार्मूला, से लिसानी फार्मूला। चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कौमी तालीमी पॉलिसी के हवाले से ज़बान की तालीम के बारे में कौन सा दुरुस्त है? से लिसानी फार्मूले के तहत क्लासिकल लैंग्वेज की तालीम दी जाती है? जी नहीं, से लिसानी फार्मूले के तहत मादरी ज़बान या घर की ज़बान की हम तालीम देते हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। सही बात है, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो तजर्बात का ख़जाना लेके आते हैं, मादरी ज़बान सीख चुके होते हैं। तो जब बच्चे ज़बान समझने की सलाहियत रखते हैं तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए या फिर सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आरी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर बच्चे के पास तमाम मालूमात होती हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है? बताइए, बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं, इसका मतलब क्या ये है? जी नहीं। अगर बच्चा 5 या 6 साल का है, वो स्कूल आया है तो वो अपनी मादरी ज़बान सीख के आया है, तो इसलिए एज ए टीचर हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चे की ज़बान को भी शामिल करें। क्लासरूम में पढ़ाते हुए बच्चों की ज़बान को शामिल करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है कसीर लिसानियात बतौर माख़ज़
यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। आ रहा है कि नहीं समझ में? आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सही कर पा रहे हैं ना, इंशाल्लाह एग्जाम में भी ऐसे ही सही करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सबको आपके इम्तिहान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जबान की महारतों के हवाले से, लैंग्वेज स्किल के हवाले से कौन सा कौल दुरुस्त है? देखो लैंग्वेज स्किल 4 होती है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। सुनना यानी कि लिसनिंग स्किल, बोलना यानी कि स्पीकिंग स्किल, पढ़ना यानी कि रीडिंग स्किल, और उसके बाद लिखना। ये जो चारों महारतें होते हैं एक दूसरे से बाहम मुंसलिक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले आप सुनना सीखेंगे फिर पढ़ना फिर लिखना, नहीं, चारों महारतें एक साथ सीखी जाती हैं, यानी कि बाहम मरबूत होती हैं, बाहम मुंसलिक होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। इसमें एक और सवाल पूछता है कि आपकी अखज़ी महारत यानी कि रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है, एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल यानी कि तख्लीकी महारत कौन सी है? तो समझिए, सुनना और पढ़ना ये दोनों अखज़ी महारत हैं, और बोलना और लिखना ये पैदावारी महारत या फिर तख्लीकी महारत हैं। अगर आपसे इम्तिहान में आए तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कि सियाको सबाक में कवायद का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मतन के, इसका मतलब यह है कि जब आप कवायद को पढ़ाइए तो सबक के तनाजुर में पढ़ाइए, कंटेक्स्ट में पढ़ाइए, यानी कि कवायद को सबक के तनाजुर में पढ़ाना चाहिए। यह है सियाको सबाक में कवायद का मतलब। अच्छा, ग्रामर पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? इंडक्टिव मेथड है, जिसको हम लोग इस्तिकराई तरीका कहते हैं उर्दू में। ठीक है, इसमें हम पहले ही बच्चों को बहुत सारी मिसालें देते हैं और फिर उन्हीं मिसालों की बुनियाद पे उसूल वज़ा करा देते हैं। दावा और दलील यहाँ पे दी गई है कि मुख्तलिफ समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती पस मंज़र के बच्चों पर मुश्तमिल एक क्लासरूम तमाम तलबा के सीखने के तजुर्बात को बढ़ाता है। एक ऐसा क्लासरूम जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, तो ये क्लासरूम तमाम बच्चों के सीखने के तजुर्बात को बढ़ाएगा। सही बात है, जब अलग अलग किस्म के बच्चे होंगे, अलग अलग ज़बानें क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे, बच्चा हर एक की ज़बान को सुनेगा तो उसका एक्सपीरियंस सीखने का बढ़ेगा। दावा बिल्कुल सही है। दलील है कि बच्चे अपने साथियों से बहुत सी महारतें सीखते हैं, ये बात भी सही है। इसीलिए तो इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सोशल इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है किसने दिया है, कमेंट में लिखिए। तो दावा और दलील यहाँ पे दोनों सही हो गई। कमेंट में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? चलो, लेव वाइगोस्की के समाजी नशोनुमा के नज़रिया पर पुख्ता यकीन रखने वाले उस्ताद के तौर पे आप अपने बच्चों का अंदाजा कदर करने के लिए 10 दिल में से किसको तरजीह देंगे? लेव वाइगोस्की ने ही समाजी तामुल का नज़रिया दिया, जैसा कि आप लोग कमेंट में लिख चुके हैं। तो समाजी जो तामुल का नज़रिया है ये कह रहा है कि आप क्या करो, एक दूसरे से मिलजुल के इंटरेक्शन करके पढ़ो। एक दूसरे से मिलजुल के जब आप पढ़ोगे तो आपका भाषाई विकास अच्छे से होगा। तो अगर आप लेव वाइगोस्की की थ्योरी को फॉलो करते हैं और आप बच्चों का इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किस तरीके को तरजीह देंगे? तो चूंकि वाइगोस्की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप भी बाहमी ताउन का मंसूबा बनाएंगे, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जो डेली क्लासेस लेता हूँ ना उसमें मैं सब कुछ सही से एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को हमारी डेली की क्लासेस भी अटेंड करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। आँख से माजूर एक बच्चे की खुसूसी ज़रूरियात को ध्यान में रखते हुए एक उस्ताद को कौन सी हिकमत अमली को अपनाना चाहिए? अगर कोई बच्चा आँख से देख नहीं पा रहा है और आप चाहते हो कि उसकी जो लर्निंग नीड है उसको कंप्लीट किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो जो बच्चे आँख से नहीं देख पाते आप उसको बोल के पढ़ाएंगे, समई मवाद का इस्तेमाल करेंगे और उनके लिए ब्रेल किताबें, जो ब्रेल लिपि होती है वो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक कौन सा उसूल तालीम का बुनियादी उसूल नहीं है?
देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें क्लास 3 तक FLN के टारगेट को अचीव करना है। सन 2027 तक ये टारगेट रखा गया है। साइंस और सोशल साइंस को, आर्ट को इंक्लूड करके पढ़ाना, ये भी NEP के रूल में शामिल है। इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि तसव्वुरात को समझने के लिए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। इम्तिहानात के लिए पढ़ने और हिफ्ज करने के बजाय तसव्वुराती समझ पर जोर देने का ये रुझान है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये बात भी सही है। जो निगेटिव है वो है चौथा वाला पॉइंट, मुसलसल जांच के लिए एक बुनियादी अमल के तौर पर तकमीली जांच करना। देखिए समेटिव असेसमेंट की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की, यानी कि तश्कीली जांच की, रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है। इसलिए हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक तालीम का बुनियादी उसूल नहीं है वो चौथा वाला ऑप्शन है। दावा और दलील यहाँ पे दी गई है कि प्राइमरी दर्जात में बच्चे बहुत सी चीज़ों के साथ स्कूल आते हैं, तजर्बात का खजाना लेके आते हैं, जैसे मादरी ज़बान, उनके अपने तजर्बात, दुनिया के बारे में उनका अपना नज़रिया। दलील यह कि उस्ताद को क्लासरूम में बच्चों की मादरी ज़बान और तजर्बात को अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, दावा और दलील दोनों सही है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। रीमा ने अपने तालिबात को एक सांप के बारे में एक कहानी सुनाई। बच्चों को टीचर ने सांप के बारे में कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद उसने अपने बच्चों से कहा कि तसव्वुर करो कि तुम सांप हो, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। रीमा ने इस सरगर्मी के जरिए तलबा में क्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो तलबा में तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियत को, यानी कि इमेजिनेशन और क्रिएटिव एबिलिटी को वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नागिन सीरियल की अगर तुम हीरोइन बन गई बच्ची तो बताओ तुम क्या करोगी, जितने विलेन हैं सबको डस के मार दोगी। इस तरह से बच्चे जब सोचेंगे तो उनमें कुव्वत तख़य्युल, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा और उनमें क्रिएटिविटी आएगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वकूफियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह देखना चाहिए। देखिए गलतियां क्या होती हैं, आमोजिश में खलल और रुकावट नहीं होती हैं बल्कि गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली होती हैं और आमोजिश का हिस्सा होती हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों को ये फीडबैक फराहम करती हैं। इसको हमें तुरंत सही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा गलतियों के बारे में सही है। चलिए, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे उसको हम वाक़याती रिकॉर्ड कहते हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वाइगोस्की के नज़रिया के मुताबिक उस्ताद को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए वाइगोस्की ने अपने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 चीज़ों पे जोर दिया, सोसाइटी पे, कल्चर पे और लैंग्वेज पे, यानी समाज, संस्कृति और भाषा पे। तो उन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया कि ज़रूरत पड़ने पे हमें बच्चों को टेम्परेरी हेल्प देनी चाहिए, ठीक है, जिसको उन्होंने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया। उन्होंने ये भी बात कही कि जब बच्चे खुद से बातचीत करते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, और इसी का नाम उन्होंने प्राइवेट स्पीच रखा था। तो ये सब बात अगर आपको याद होगी तो आपको बताना है कि वाइगोस्की के मुताबिक एक उस्ताद को क्या नहीं करना चाहिए। तलबा को किसी भी सूरत में इमदाद या इशारे, यानी कि हिंट और स्कैफोल्डिंग से गुरेज करना चाहिए। किसी मसले पे काम करते हुए तलबा को अपने ख़यालात के इज़हार की हौसला अफजाई करनी चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है। आपस में बहस व मुबाहिसा करना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है। आमोजिश को तलबा के समाजी व सकाफती सियाक व सबाक से, यानी सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट से जोड़ना चाहिए, बात भी पॉजिटिव है। इशारे देना और मदद देने से गुरेज करना चाहिए, मना करना चाहिए, निगेटिव हो गया। तो हमारा जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब है जो कि नज़्म और कहानियों से शुरू हो रही है। पहले ही पोएम और स्टोरीज हैं और बाद में ABCD हैं, अल्फ़ाबेट्स, हरूफ तहज्जी बाद में हैं। तो इस किताब में कौन से अंदाज़ नज़र को अपनाया गया है, तो यहाँ ऊपर से नीचे का अंदाज़ नज़र अपनाया गया है। पहले ही नज़में और कहानियाँ हैं, फिर आखिर में बाद में अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है।
अगला सवाल ये कि शमूलियती तालीम से न सिर्फ माजूर तलबा बल्कि उनकी आम तौर पे तरक्की करने वाले साथियों को भी फ़ायदा मिलता है। दावा में ये बात कही गई है जो कि 100% सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को बेनिफिट मिलता है। शमूलियती तालीम तमाम तलबा में हमदर्दी, समझ और सूझबूझ और तनव्वुर को पैदा करती है। ये बात भी सही है, यानी कि दावा और दलील दोनों सही हो गए। मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात यानी मातृभाषा पे आधारित बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग का मतलब क्या है? आप पहले बच्चों को मादरी ज़बान से पढ़ाना शुरू करिए और बाद में मज़ीद ज़बानें पढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो इसे ही कहते हैं मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात यानी मादरी ज़बान से शुरू करना और बाद में दूसरी ज़बानें सिखाना। ये है मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात। क्या मैं फास्ट हूँ? जी हाँ, मैं फास्ट हूँ। मैराथन क्लास में फास्ट ही भागना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जबान का सबक शुरू करने से पहले निधि एक टीचर है, क्या कर रही है? नए अल्फाज के मानी और सियाको सबाक पे बहस कर रही है। अगर आपको बच्चों को नए अल्फाज सिखाना है तो आप क्या करेंगे? डिक्शनरी दिखवाएंगे? जी नहीं, आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, संदर्भानुसार, स्याक के मुताबिक आप उनसे गेस करने के लिए कहेंगे। यही निधि भी कर रही है, नए अल्फाज के मानी और सियाक व सबाक को वो डिस्कशन करवा रही है। तो निधि क्या कर रही है? क्या वह एक सहारा यानी कि इसका फोल्डिंग बना रही है ताकि तलबा बेहतर तरीके से मानी को समझ सकें, या फिर वो तलबा में खौफ पैदा कर रही है, या फिर वो एहसास दिला रही है तालिब इल्मों को कि ये जान लें कि ये कोई अहम पहलू नहीं है, या फिर वो ये ऐसा अकीदा पैदा कर रही है ताकि तलबा महसूस करें कि लफ्ज़ के मानी अहम हैं। अगर वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए टीचर अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट बच्चों से थिंकिंग करने के लिए, मीनिंग को गेस करने के लिए कह रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। वो इसके फोल्डिंग दे रही है ताकि बच्चे मीनिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ज़बान की तदरीस का कौन सा तरीका मादी ज़बान की मुदाखलत इस्तेमाल किए बगैर दूसरी ज़बान सिखाने पर जोर देता है? जिसमें मादी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होता है वो कौन सा तरीका है? तो वह है रास्त तरीका। और जिसमें मादी ज़बान का इस्तेमाल होता है वह है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम मादी ज़बान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मादी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड मीनिंग को याद करते हैं। हिंदुस्तानी क्लासरूम बएतबार नौइयत कसीर लिसानी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं कि नहीं? क्लासरूम बहुभाषी होते हैं, 100% होते हैं। इसे एज ए रिसोर्स, एक माखज़ के तौर पे बरतना चाहिए, बात भी सही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कसीर लिसानियात को एज ए रिसोर्स क्यों यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में? ताकि हर बच्चे एहसास तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कबूलियत को महसूस करें। हर बच्चे को ये लगे कि हाँ, हम क्लासरूम में अहम हैं। इसीलिए हर एक बच्चे की ज़बान को क्लासरूम में अहमियत देनी चाहिए। इसे ही हम कहते हैं कि मादी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, रेमेडियल टीचिंग से मुताल्लिक यहाँ पे 4 बयानात दिए गए हैं, सबको पढ़ना है और बताना है कौन कौन से बयानात दुरुस्त हैं। पहला बयान है कि मुआलजाती तदरीस का इस्तेमाल ज़बान की महारत को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मुआलजाती तदरीस से आमोज़ी खला और तफ़हीम यानी लर्निंग में जो डिसेबिलिटी होती है और जो समझ में कमी होती है उसको दूर किया जा सकता है। मुआलजाती तदरीस आमोज़गारों के दरपेश मसाइल और चैलेंजों की निशानदेही के बाद किया जाता है। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, पता लगाया जाता है कि बच्चों में कौन सी कमी है, फिर उस कमी को दूर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो अलिफ, बे और जीम तीनों बात तो सही है। चौथी बात देखते हैं कि इसे तालिब इल्म के सीखने की मेयारी जाँच के लिए, स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए किया जाता है, तो ये बात गलत हो गई, यानी कि अलिफ, बे और जीम सही है। अलिफ, बे और जीम पहले वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी मगरबी यूपी में बोली जाने वाली हिंदी से मुख्तलिफ होती है, तो इस फ़र्क को हम क्या कहते हैं? यही फ़र्क तो बोलियां कहलाती हैं। ये दोनों हिंदी ही हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है, तो वो हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
दावा और दलील है मुआल-ए-जाती तदरीस से मुताल्लिक, रेमेडियल टीचिंग से मुताल्लिक पढ़ते हैं और देखते हैं क्या सही है। पहला दावा है कि मुआल-ए-जाती तदरीस की कामयाबी आमोजिश में कमी की सही पहचान पे मुनहसर होती है। यानी कि आपकी रेमेडियल टीचिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब आप बच्चे में समझने में दिक्कत कहाँ है, क्यों बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, रेमेडियल टीचिंग कर वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करके आप पता नहीं लगा लेंगे, तब तक आपकी रेमेडियल टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। दावा में ये बात से कही गई है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दलील है कि मुआल-ए-जाती तदरीस मियारी जांच का यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट का एक जरिया है, तो ये बात तो गलत हो गई। पिछले सवाल में भी ये बात गलत थी, इस सवाल में भी ये बात गलत है। तो दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। दावा सही है, दलील गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक उस्ताद है होटल के मेन्यू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। होटल के मेन्यू कार्ड में जैसे चीजों के दाम लिखे होते हैं ना, तो उसको लेके आके क्लासरूम में बच्चों को दे दे रहा है, कह रहा है इसको पढ़ो। इस तरह से वो स्पीकिंग एक्टिविटी करा रहा है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है, 4 बच्चों का एक ग्रुप बना लेता है, उनसे कहता है कि वो मेन्यू कार्ड को देख करके 1500 रुपये का खाना ऑर्डर करें। अब वो 400 की बिरयानी, 300 का सीख कबाब, 200 का सलाद, 500 की आइसक्रीम, इस तरह से बच्चे कैलकुलेट करके 1500 रुपये का ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होटल का मेन्यू कार्ड क्लासरूम में इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम मुस्तनद मवाद, ऑथेंटिक टेक्स्ट कहेंगे। यानी ज़बान की तदरीस के लिए एक मुस्तनद मवाद है। जैसे हम अखबार क्लासरूम में लेके आएँ और अखबार से बच्चों को पढ़ाएं, तो ये भी मुस्तनद मवाद होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को क्लासरूम में ले आकर सुनाएं, तो ये भी मुस्तनद मवाद होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर क्लासरूम में लेके आए, तो ये भी मुस्तनद मवाद होगी। यानी ऐसी चीज जो कि क्लासरूम में इस्तेमाल करने के मकसद से न बनाई गई हो, लेकिन उसको हम क्लासरूम में इस्तेमाल करें तो वो मुस्तनद मवाद हो सकती है। मेन्यू कार्ड को होटल में खाना ऑर्डर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसको टीचर लेके आके क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये मुस्तनद मवाद है। ऑथेंटिक टेक्स्ट है, प्रमाणिक विषय वस्तु है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। गलतियों से मुताल्लिक एक सवाल हमने कर लिया, एक सवाल और आ गया है। गलतियां जो बच्चे करते हैं उससे मुताल्लिक यहाँ पे 4 बयानात दिए गए हैं, इसे पढ़ना है, बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। पहला बयान है कि गलतियां आमोजिश का हिस्सा हैं और आमोजगर और उस्ताद दोनों को फीडबैक देते हैं। बिल्कुल सही बात है, गलतियां बसीरत देती हैं, फीडबैक देती हैं और ये तदरीसी आमूसी अमल का हिस्सा होती हैं। बच्चे गलतियों से सीखते हैं। ज़बान के इस्तेमाल में आमोजगार जहाँ और जिस वक्त गलती करें, उसी वक्त उनकी इस्लाह करनी चाहिए। फौरन बच्चों की गलतियों को आप सही करेंगे, जैसे ही बच्चे ने गलती की तुरंत टोक देंगे, जी नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। गलतियां सिर्फ उस्ताद के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए भी क्या है, आमोजिश का हिस्सा हैं। ठीक है, गलतियां दूसरी ज़बान में पहली ज़बान की मुदाखलत का इशारिया हैं। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब पहली ज़बान दूसरी ज़बान में दखल कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, ये बात भी गलत है। यानी कि सिर्फ पहली वाली बात यानी सिर्फ आलिफ सही है, चौथा वाला बयान करेक्ट है। इवेल्युएशन से रिलेटेड यहाँ पे दावा और दलील दिया गया है। अंदाजा कद्र मूल्यांकन से मुताल्लिक 2 बात दी गई है, दोनों को पढ़ना बताना है कौन सी बात सही है। दावा है कि अंदाजा कद्र को तदरीसी आमोजसी अमल का हिस्सा होना चाहिए। जी हाँ, मूल्यांकन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अंग होना चाहिए। मूल्यांकन को अलग से नहीं करना चाहिए, ठीक है। न ही बच्चों का क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि तुम ए कैटेगरी के हो, तुम बी कैटेगरी के हो, तुम सी कैटेगरी के हो। दलील है कि अंदाजे कद्र के अमल में सिर्फ बच्चों की सलाहियतों का अंदाजा नहीं लगाया जाता है, बल्कि उस्ताद के तदरीसी अमल की भी तशख़ीस होती है। अगर हम बच्चे का इवेल्युएशन कर रहे हैं तो ये सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि टीचर ने उसको कैसे पढ़ाया ये भी हम पता लगाते हैं। तो ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हैं, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहली जमात की अंग्रेजी की दरसी किताब है, तस्वीरों, शेरों और कहानी से शुरू होती है और आखिर में हरूफ तहज़ीब पे अल्फ़ाबेट पे ख़त्म होती है। तो ये ऊपर से नीचे का अंदाज़े नज़र है, यानी कि ऊपर से नीचे का ये नुक्ता नज़र है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अपोजिट अगर हम पहले ही बच्चों को अल्फ़ाबेट पढ़ाएं, फिर बच्चों को वर्ड पढ़ाएं, फिर सेंटेंस पढ़ाएं, फिर स्टोरी पढ़ाएं, लास्ट में पोएम पढ़ाएं, तो ये नीचे से ऊपर का
हमारा अंदाज नजर होगा। क्लास 2 का एक उस्ताद आमोजगारों की मादरी जबान और अंग्रेजी जबान की तालीम के दरमियान एक रब्त के आमोजगारों की जबान को यानी मादरी जबान को अंग्रेजी की तालीम के दरमियान एक रब्त कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि मादरी जबान और अंग्रेजी जबान में रिलेशन कायम करने के लिए बच्चों की जबान को ही वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चों की जबान है उसको हम क्या कहेंगे? ये बच्चों की जबान रिसोर्स है, असासा है, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो एज ए रिसोर्स काम करता है, संसाधन के रूप में काम करता है। हिंदुस्तान में तालीम में जबान की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं, से लिसानी फार्मूला कहते हैं। 5 साला दुआ ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? माँ मुझे अब्दुल जैसा फुटबॉल चाहिए। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है? अरे बेटा फुटबॉल तो लड़के खेलते हैं, तुम तो मेरी प्यारी सी पापा की परी हो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया ला दूंगी। तो ये जो माँ का जवाब है कैसा है? ये माँ का जवाब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, क्योंकि लड़की भी तो फुटबॉल खेल सकती है, बिल्कुल खेल सकती है। मर्द बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। अगर कोई ये कह रहा है तो ये भी तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। अगर कोई ये कह रहा है कि लड़कियां जो होती हैं उनको मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, आर्ट पढ़ना चाहिए, मैथ में तो लड़के तेज होते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी स्टेरियोटाइपिंग है। चलो, क्लास 6 का तालिब इल्म है, उसको मतन पढ़ते हुए कुछ मुश्किल और नामानूस अल्फाज नजर आते हैं और उसको उन अल्फाज की मानी नहीं आती है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को जानने के लिए क्या करना चाहिए? हर लफ्ज के लिए लुगत यानी डिक्शनरी देखनी चाहिए, टीचर के पास जानी चाहिए, या फिर लफ्ज को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मानी को दिए गए सियाक को सबाक से निकालना चाहिए। जी हाँ, आप नए अल्फाज की मानी को जानना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट यानी संदर्भानुसार आप अनुमान लगाइए, आपको मानी मिल जाएगी। यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने ध्यान दिया होगा जब कोई लफ्ज होता है और वो आपसे सिंगली पूछा जाता है इस लफ्ज के मानी क्या है, तो आप नहीं बता पाते हैं, लेकिन जब वही लफ्ज आप पैसेज में देखते हैं, देखो बताओ बताओ कहाँ लिखा है, आप उस लफ्ज को देखते हैं, आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ते हैं, आप कंटेक्स्ट समझ जाते हैं, तो आप उसकी मीनिंग को बता लेते हैं। तो इसीलिए हमें मानी को सियाको सबाक से निकालना चाहिए जब हमें मुश्किल अल्फाज की मानी समझ में ना आए। तो बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? बोर मत होइए, 30 में से 30 नंबर दिलाएगा यही क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। आमोजगारों के अंदाजे कद्र के दौरान जबान के उस्ताद को सबसे ज्यादा किस पे तवज्जो देनी चाहिए? आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, अंदाजे कद्र कर रहे हैं, तो आमोजगार की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनके इस्तेमाल पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल दावा और दलील है कि नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे पैदाइशी एतबार से जबान सीखने की सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। बात बिल्कुल सही है। चॉम्स्की के मुताबिक बच्चों में आलमगीर कवायद की यूनिवर्सल ग्रामर की भी सलाहियत होती है, ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गई। आईने हिंद हिंदी को सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल के लिए कहता है। आर्टिकल 343(1) में हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, सही बात है। दफा 343(2) के मुताबिक आईने हिंद अंग्रेजी को बतौर माविन सरकारी जबान इस्तेमाल करने के लिए कहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लिश एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, सहायक सरकारी जबान है। तीसरी बात है कि आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में 22 जबानों में से एक जबान उर्दू है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हिंदी कौमी जबान है? जी नहीं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो अलिफ बे और जीम हमारा सही होगा। अलिफ बे और जीम दूसरे वाले ऑप्शन में है। मादरी जबान गैर मुल्की जबान सीखने में रुकावट बनती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनती है, बल्कि ये मददगार होती है।
अगर बच्चे दो या दो से ज्यादा जबानें जानते हैं तो दो या दो से ज्यादा जबानों से शनाख्त बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं होती है, ये मददगार होती है। तो दावा और दलील दोनों गलत हैं। तामीरियत पसंदी बतौर आमोजसी का नजरिया, यानी जो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नजरिया क्या है? उनका नजरिया ये है कि बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं, यानी बच्चे अपने साबिका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं। चौथा वाला बयान सही है। 8 साल का एक बच्चा है, अपने वालिदैन के साथ यूपी से हैदराबाद ट्रांसफ़र हो जाता है। स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से वो तेलुगु सीखता है। तो तेलुगु के बारे में क्या ख्याल है? तेलुगु चूँकि अपने दोस्तों से सीखा है, चूँकि तेलुगु उसने अपने पड़ोसियों से सीखा है, गैर रस्मी माहौल में सीखा है, डिलिबरेटली नहीं बल्कि अनडिलिबरेटली सीखा है, बिना किसी कोशिश के सीखा है, तो इसलिए तेलुगु का सीखना ज़बान का हुसूल होगा। ये सवाल शायद रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, रिपीट हुआ तो और अच्छे से हो गया होगा। इस सवाल का जवाब दो। ज़बान की इमारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? लैंग्वेज स्किल्स रिलेटेड कौन सा बयान दुरुस्त है? लैंग्वेज स्किल्स 4 होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पे जोर देना चाहिए? जी नहीं, सिर्फ पढ़ने लिखने पे नहीं, ना ही सिर्फ बोलने और सुनने पे, बल्कि जो ज़बान की चारों महारतें हैं बाहम मुंसलिक होती हैं और तदरीसी आमूज़ी अमल में ये जुड़ी हुई होती हैं, बाहम इनका इंज़माम होता है। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। सभी महारतों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी महारतें एक साथ बाहम मुंसलिक होती है, इंटरकनेक्ट होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। ज़बान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसको हम TPR यानी कुल जिस्मानी रद्द अमल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गाना है जिसमें सर, कान, नाक और पैर ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, और बच्चे गाना गाते हुए सर को टच कर रहे हैं, जैसे ही ज़बान का लफ्ज़ आया वो ज़बान को टच कर रहे हैं, जैसे ही कान का लफ्ज़ आया वो कान को छू रहे हैं, जैसे ही पैर का लफ्ज़ वो पैर को छू रहे हैं। तो इस तरह से वो ज़बान और जिस्मानी हरकत में तालमेल बैठा रहे हैं। तो ये जो मेथड होगा वो कुल जिस्मानी रद्द अमल होगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होगा। उस्ताद ने क्लासरूम में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रही है, तो पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, अगर बच्चा सा को वाज पढ़े, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़े, मेहनत को मोहब्बत पढ़े, ठीक है, बोतल को बैटल पढ़े, तो उसे पढ़ने में दिक्कत है, उसे डिसलेक्सिया है। अगर बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है तो उसे डिसग्राफिया है। अगर बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, घड़ी देख के टाइम नहीं बता पा रहा है, जोड़ घटाना सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसे डिसकैलकुलिया है। प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कद्र के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? प्राइमरी सतह पे हर मियाद के इख्तिताम पे हमें अंदाज़े कद्र करना चाहिए, या फिर अंदाज़े कद्र को रियासती अमल पे मबनी होना चाहिए, या फिर अंदाज़े कद्र को स्कूल पे मबनी होना चाहिए और इसे तदरीसी आमूज़ी अमल का दाखिली हिस्सा होना चाहिए? जी हाँ, आप मूल्यांकन करिए तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कीजिए, ठीक है, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। निपुण भारत मिशन के मुताबिक बच्चों में बुनियादी खानदगी और एदाद शुमारी यानी कि FLN का जो टारगेट है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का टारगेट है, कब तक अचीव करना है? 2025 था, लेकिन अब उसको 2026-27 कर दिया गया है। आमोजगारों को एक आमोजगार को उस्ताद की तरफ से दिए गए ज़बान के काम को हम जमात या बालिग की मदद से मुकम्मल करना है। यह काम वो किसी हद तक बगैर मदद के कर सकती है, और किस हद तक अपने बालिग या फिर ज़्यादा काबिल हम जमात की मदद से कर सकती है। इन दोनों के दरमियान भी एक एहतमाल या फिर फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क को हम क्या कहते हैं? कोई बच्चा किसी काम को खुद से कर सकता है और उसी काम को किसी उस्ताद की मदद से कर सकता है। उन दोनों के बीच में भी एक लाइन होती है, एक फ़र्क होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास का
क्षेत्र कहते हैं कुर्ब नशोनुमा का इलाका, उर्दू में इसे कहा जाता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक आमोजगार को उस्ताद की तरफ से दिए गए जबान के काम को हम जमाअत या फिर बालिग की मदद से मुकम्मल करना है। ये सवाल मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है। चलो, नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक कौन सा बयान दुरुस्त है? प्राइमरी दर्जात में मादरी जबान के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए या फिर कसीर लसानियात की हौसला शिकनी करनी चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी जबान या फिर तसव्वुरात की तफहीम पे तवज्जो न देने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखिए, मादरी जबान के इस्तेमाल की सिफारिश नई एजुकेशन पॉलिसी कर रही है, यानी कि प्राइमरी दर्जात में हमें मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए। ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कह रहा है कि क्लास 8 तक बच्चों को मादरी जबान में तालीम दो। ये बात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी कह रहा है और आर्टिकल 350 ए भी कह रहा है। तो ये बात पहला वाली बयान करेक्ट है। देखिए, अगर आप लोग ये मैराथन क्लास देख रहे हैं सही बात है, लेकिन अगर आपको तफसीली जानकारी चाहिए, नोट्स चाहिए हमारा, तो आप हमें 7275 54 98 90 पे हमें मैसेज करेंगे, तो हम अपना सैंपल भेजेंगे। उसमें कुछ डिटेल्स होंगी। 149 रुपया आप हमें पे कर देंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, जैसे भी आप कर सकते हैं। आप पे कर देंगे तो हम आपको अपने कंप्लीट उर्दू पेडागोजी के नोट्स को भेज देंगे, जो कि 12 चैप्टर पे मबनी है और वो 100% आपको सीटेट पास करने में मददगार साबित होगा। तो आप मैसेज करिए, कॉल नहीं करना है किसी को, सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक उस्तानी अपने क्लास में मतन में मुश्तमिल कवायद और अल्फाज की वजाहत के लिए तलबा की घरेलू जबान या फिर मरकजी जबान का इस्तेमाल करती है, बाद में तर्जुमा करने में उनकी मदद करती है। तो उस्तानी अपनी तलब इल्मों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए किस तरीके पे अमल पैरा है, यानी कि क्लासरूम में टीचिंग के दौरान मादरी जबान का इस्तेमाल हो रहा है, घरेलू जबान का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, कवायद तर्जुमे का तरीका है, ठीक है ना। जो बराह रास्त तरीका होता है उसमें मादरी जबान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तालीम की असरी पॉलिसियाँ, जैसे कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कौन सी महारतों की फ़रोग की तजवीज़ दे रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो समकालीन शिक्षा नीति है उसमें तनकीदी सोच को बढ़ाने पर जोर दिया गया, याद करने को मना किया गया, इम्तिहान के लिए और रटने को पढ़ने के लिए मना किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बाद, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। डिस्ग्राफिया सीखने की माजूरियत जो मुतासिर करती है, क्या मुतासिर करती है? डिस्ग्राफिया से क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया में हैंड राइटिंग हमारी ख़राब हो जाती है और हमारी जो फाइन मोटर स्किल है, उम्दा हर की इमारत, वो ख़राब हो जाती है। फाइन मोटर स्किल को हम हिंदी में सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। जब हम अपने जिस्म के छोटे अज़ा का इस्तेमाल करके कोई काम करते, जैसे उंगली से पकड़ के हम लिखते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हमें लिखने में दिक्कत है तो हमारी फाइन मोटर स्किल खराब है, यानी कि हमें डिस्ग्राफिया है। बच्चों की निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच जो होती है वो इल्मी नशोनुमा में, यानी कि बच्चों के नॉलेज डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। यह बच्चों की सोच की रहनुमाई करती है और बच्चों के ख्यालात को मुनज़्ज़म करती है। ये नज़रिया किसका है? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइवेट स्पीच का जो कंसेप्ट है किसने दिया था? लेओ वाइगोस्की ने दिया था। तामीरियत पसंद नजरिया जो कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले हैं, जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, वो क्या कह रहे हैं? आमोजगारों को मालूमात का मेमार कह रहे हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे और दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद से बनाते हैं। यह तामीरियत पसंदी का नजरिया है। आमोजगारों को मालूमात का मेमार और दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाने वाला मानता है आमोजगारों को तामीरियत पसंद नजरिया। गीता अपनी तलबा के इम्तिहान की मंसूबाबंदी कर रही है, यानी बच्चों का एग्ज़ाम देना चाह रही है। वो उन्हें एक सेंटेंस देती है और उसमें एक लफ्ज़ को वो अंडरलाइन कर देती है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए वो अंडरलाइन लफ्ज के करीब तरीन मान यानी कि सिनोनिम्स बताने के लिए ऑप्शन देती है और उसमें से एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे वो कौन सी ज़ैली महारत को चेक कर रही है, वो बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज को चेक कर रही है। इसीलिए तो अंडरलाइन करके एक लफ्ज दे रही है, फिर 4 लफ्ज ऑप्शन में बना दे रही है, ताकि बच्चों में जो ज़ख़ीरे अल्फाज है, जो वोकैबुलरी पावर है, जो शब्दकोश की क्षमता है, वो चेक की जाए। देखिए ये एक एक्टिविटी है, आपको इसे पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक टीचर है, एक पैराग्राफ दे रही है। पैराग्राफ क्या है, आज मैंने डैश जाकर कुछ फल और सब्जियां खरीदी थी। मुझे मालूम था कि बारिश होगी, लेकिन मैं डैश खरीदना भूल गई और रास्ते में भीग गई। तो यहाँ पे दो खाली जगह हैं, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तालिबे इल्मों से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरने के लिए टीचर कह रही है। तो बताइए, अगर बच्चे खाली जगहों को भर रहे हैं तो खाली जगह भरवा करके टीचर क्या करवाना चाह रही है? सियाको सबाक को समझना और मुनासिब तरीन लफ्ज जानना बच्चों को सिखाना चाहती है, या फिर सिर्फ ग्रामर के कवायद को समझाना चाहती है, या फिर जुमले के नव को समझना होगा, या फिर बच्चों को खाली जगह भरने के लिए सबक के मवाद को समझना होगा। तो अगर आप कंटेक्स्ट समझ जाएंगे कि बाजार गई है फल और सब्जियां खरीदने, फल और सब्जियां तो बाजार में ही मिलेंगी, तो यहाँ पे बाजार होगा। अब वो किसी चीज़ का ना होने की वजह से वो भीग गई है, यानी कि छाता वो खरीदना भूल गए थे इसलिए भूल गए। तो हमने जब इसका कंटेक्स्ट समझा तो हम समझ गए कि यहाँ पे बाजार भरा जाएगा, यहाँ पे छतरी भरा जाएगा। तो इसलिए सियाको समाज को समझना, सियाको सबाक यानी कि संदर्भ को समझना, कंटेक्स्ट को समझना और मुनासिब तरीन लफ्ज जानना, ये हमारे लिए ज़रूरी था खाली जगहों को पुर करने के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। थक गए हैं? थकना नहीं है, आप तो चुपचाप बैठ के देख रहे होंगे, हम तो बोल रहे हैं। इतनी शरीर गर्मी में लगातार बोलने से पसीने आ रहे हैं, पसीने को इग्नोर करते हुए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का सिला आप लोग क्या देंगे? क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक इस क्लास को आप पहुंचा दीजिए। चलिए शाबाश, वेरी गुड। मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको मिलेगा इंशाल्लाह। सीटेट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। क्लास में एक ग्रुप वर्क के दौरान रमेश ने ध्यान दिया कि तलबा दिए गए सवाल को हल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो तलबा को मदद फराहम करने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उसे हिंट देना चाहिए, स्कैफोल्डिंग देना चाहिए, इशारे देना चाहिए, सवालों से मुताल्लिक हिंट देने चाहिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। पोर्टफोलियो के अंदाजा कदर के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? पोर्टफोलियो का अंदाजा कदर तलबा की आमोजियत के बारे में शवाहिद फराहम करता है, सही बात है। तलबा को खुद मुख्तार बनाने में ये मददगार होता है, ये बात भी सही है। और तलबा की गौर करने की सलाहियत में ये इजाफा करता है, और आमोजियत की खुद निगरानी में भी ये मददगार होता है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों के इवेल्युएशन करने के लिए जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो पोर्टफोलियो ही माना जाता है। लेकिन पोर्टफोलियो का अंदाजा कदर तलबा की आमोजियत का एक बार किया जाने वाला अंदाजा कदर है, ये बात गलत है। क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादी ज़बान के बोलने वाले बच्चे हैं। एक क्लास में वो अभी LKG UKG की क्लास है, उसमें अलग अलग जबान के बोलने वाले बच्चे हैं। टीचर क्या कर रहा है? उन बच्चों से मुख्तलिफ मादी जबान में आदाब व तस्लीम के लिए, तबादले के लिए कहता है। कह रहा है तुम उर्दू वाले हो, कहो आदाब। तुम अरबी वाले हो, कहो अस्सलाम वालेकुम। तुम पंजाबी वाले कहो सत श्री अकाल। तुम हिंदी वाले हो, कहो नमस्कार। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ ज़बानों में बच्चों से ग्रीटिंग करने के लिए, आदाब व तस्लीम करने के लिए कहता है। इस तरह रोज़ तलबा मुख्तलिफ ज़बानों के नए नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो स्ट्रेटजी टीचर अपना रहा है, इस तरह की हिकमत अमली को हम क्या कहेंगे? इस हिकमत अमली को हम कसीर लसानियात बतौर माखज़ कहेंगे। यानी कि वो हर बच्चे से उसकी ज़बान बुलवा के हर बच्चे की ज़बान क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कसीर लसानियात बतौर माखज़ वो कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए 5वीं जमात का माजिद है, वो क्या कर रहा है? अपने
उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बातचीत करता है, तो ज़बान की इस खुसूसियत को हम रोज़मर्रा या मरवी ज़बान या फिर प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊपर से नीचे का ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई मानी मालूम करना। जो 2 अप्रोच होते हैं ना, एक होता है टॉप बॉटम अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। तो ये जो टॉप बॉटम अप्रोच है, इसका मतलब है कि आप सेंट्रल आइडिया यानी कि मजमूई मानी मालूम करें, और नीचे से ऊपर का मतलब होता है कि आप मतन के अल्फाज और जुमलों पे तवज्जो करें, क्योंकि नीचे से ऊपर में पहले हम लफ्ज, फिर जुमले, फिर उसके बाद कहानी, और फिर उस पे नज़्मों पे बाद में आते हैं। तो नीचे से ऊपर का मतलब है मतन के अल्फाज और जुमलों पे तवज्जो देना। एक ज़बान का उस्ताद क्लास में ज़बान से मुताल्लिक मुतफर्रिक सरगर्मियाँ और काम करा रहा है, और इससे हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पे बच्चों का वो अंदाज़ा कद कर रहा है, यानी कि पढ़ाते हुए ही वो बच्चों का मूल्यांकन कर रहा है, इवेल्युएशन कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम तस्कीली जाँच यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे, इसको हम तकमीली जाँच यानी कि समेटिव असेसमेंट कहेंगे, या फिर इसको हम तशख़ीसी जाँच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे, या फिर इसको हम मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग कहेंगे। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चों का जब हम इवेल्युएशन करते हैं, तो ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर कोई तालिब इल्म बसरी कमी का शिकार है, देख नहीं पा रहा है, तो एज ए लैंग्वेज टीचर हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ हमें पहले तो नॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए, और समई मवाद के ज़रिए, बच्चा देख नहीं पा रहा लेकिन सुन तो पा रहा है ना, तो ऑडियो एड्स का इस्तेमाल करके, जैसे ब्रेल किताबों का इस्तेमाल करके हम उसे पढ़ा सकते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। नए आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पांस के तरीके पे तवज्जो देने का फैसला किया। तो सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को किस पर अमल करना चाहिए? टोटल फिजिकल रिस्पांस क्या होता है? ज़बान और जिस्म में तालमेल जब हम करते हैं, जैसे कुछ बोल रहे हैं तो साथ-साथ बॉडीली एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो वो होता है टोटल फिजिकल रिस्पांस। तो टोटल फिजिकल रिस्पांस में शमूलियत के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लासरूम में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लास 6 की तलमा है, वो कुछ अल्फाज को सही से बोलने में कासिर है, कुछ अल्फाज सही से नहीं बोल पाती है। उसे उस्ताद इनफरादी तवज्जो देता है, पर्सनली उसे ध्यान देके पढ़ाता है, और मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करता है, और उसकी टेम्परेरी हेल्प करता है। तो वाइगोस्की के नज़रिया में ये जो टेम्परेरी हेल्प टीचर ने की, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मचान बंदी कहेंगे, अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। क्लास 6 का एक टीचर है, उसने देखा कि उसका स्टूडेंट रहीम क्या कर रहा है, सॉरी टीचर का नाम ही रहीम है। टीचर ने देखा कि उसका एक तालिब इल्म है, वो क्या कर रहा है, पढ़ने में अपने साथियों से ज़्यादा वक्त ले रहा है, और वो अल्फाज को हिस्सों में तकसीम करने में भी उसे दिक्कत हो रही है। तो बताइए, अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उसे क्या है? पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी कि उस तालिब इल्म को डिसलेक्सिया है। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती, कैलकुलेशन नहीं कर पाता, तो डिसकैलकुलिया होता। अगर सही से लिख नहीं पाता तो डिस्ग्राफिया होता। देखने में दिक्कत होती तो मायोपिया हो जाता। चलो, कौन सी मजमूई हरकी महारत की एक मिसाल है? मजमूई हरकी महारत को हम कहते हैं अंग्रेजी में ग्रास मोटर स्किल। तो ग्रास मोटर स्किल में हम अपने जिस्म के ज़्यादातर हिस्से को एक्टिव रखते हैं, जैसे दौड़ना, तेज चलना, ये मजमूई हरकी महारत की मिसाल है। तस्वीर बनाना, सुई में धागा पिरोना, सुई पकड़ना, मोतियां बनाना, ये सब जो हैं ये फाइन मोटर स्किल की मिसालें हैं। पोर्टफोलियो के अंदाजे कद्र से मुराद क्या है? तो अंदाजे कद्र के लिए आमोजगारों की तमाम आमोजशी सरगर्मियों को रिकॉर्ड करना, ये होता है पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। ज़बान की मरकजियत से मुराद क्या है? लैंग्वेज सेंट्रिज्म का मतलब क्या है? तो
इस बात को मानना कि जबान किसी मौजू के मवाद को सीखने में अहम रोल अदा करती है। अगर आप साइंस या सोशल साइंस भी सीख रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, यही होती है जबान की मरकजियत। 8वीं जमात का उस्ताद है वो क्या कर रहा है, वो तलबा के, वो 8वीं जमात का उस्ताद, एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को 5 ग्रुपों में वो तकसीम कर रहा है, 5-5 ग्रुप में वो बांट दे रहा है और हर एक को हर एक किरदार दे रहा है। किसी को जय, किसी को वीरू, किसी को बसंत, किसी को गब्बर बना दे रहा है और किसी मौजू पे तबादला ख्याल करने के लिए कहता है। तो इस सरगर्मी को हम क्या कहेंगे, इसको हम रोल प्ले कहेंगे। ये रोल प्ले की जो एक्टिविटी है वो बोलने और सुनने की महारत में मददगार साबित होती है। दर्सियाती तनाजुर से परे जबान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लैंग्वेज एकराज करिकुलम कहते हैं। LAC का फुल फॉर्म पूछ चुका है, क्या होता है, लैंग्वेज एकराज दी करिकुलम। इसका मतलब क्या है, जैसे आप साइंस या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी जबान का इस्तेमाल हो रहा है। साइंस में न्यूटन्स का फार्मूला बताएं, न्यूटन्स का जो लॉ है वो बताएंगे, तो आप किसी न किसी जबान में ही बताएंगे ना कि हर एक क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये आप बताएंगे ना तो आप किसी जबान का तो इस्तेमाल करेंगे ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसी को हम लैंग्वेज एकराज दी करिकुलम कहते हैं। यानी तमाम मौजू के मवाद की आमोजिश में जबान एक अहम किरदार निभाती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। पहले ही टीचर मिसालें दे रहा है और उसी मिसाल से रूल बना के दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पहले मिसालें देकर इसम की वजाहत कर रहा है, फिर इसम की तारीफ कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इस्तिकराई तरीका यानी कि आगमन विधि कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहेंगे, ठीक है ना। हिंदुस्तान की लिसानी तालीमी पॉलिसी का मकसद कसीर लिसानियात पे मबनी मादरी जबान को फ़रोग देना है। स्कूली तालीम में कसीर लिसानियात पे मबनी मादरी जबान का मतलब क्या है, मातृभाषा पे आधारित बहुभाषिकता क्या होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग क्या होती है। तो पहले आप बच्चों को उनकी मादरी जबान पढ़ाइए और फिर मादरी जबान शुरू में पढ़ा करके उसी की मदद से और मज़ीद ज़बानें पढ़ा दीजिए। तो यही होता है मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियत, यानी तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम मादरी ज़बान में शुरू करते हैं और बाद में दूसरी ज़बानें सीखते हैं। तो ये है कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी ज़बान। एक बच्चा क्या कह रहा है, मेरे लिए वेट करना, मैं लेट हो सकता हूँ। तो ये क्या है, तो ये कोड मिक्सिंग है। उर्दू बोलते हुए इंग्लिश के लफ्ज वो मिक्स कर रहा है, कोड मिक्सिंग हो गया। एक जबान बोलते हुए आप तुरंत दूसरी जबान बोलने चले जाएं तो वो होगा कोड स्विचिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक एक लफ्ज बीच बीच में ऐड कर रहा है तो ये कोड को वो मिक्स कर रहा है। आयशा 8वीं जमात के तलबा को अंग्रेजी पढ़ाती है। वो तलबा से जोग्राफिया की दरसी किताबों से एक सबक पढ़ने के लिए कह रही है, ठीक है। जबान की क्लास है, जबान की क्लास में ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और फिर ज्योग्राफी में से किसी टॉपिक को सिलेक्ट करके उन्हें क्या कर रही है, समझा रही है। यानी ज्योग्राफिया से दरसी किताब से एक सबक पढ़ाने के लिए कहती है, फिर उन्हें ज़बान और मौजू के मवाद की आमोजिश के लिए अल्फाज और काबिल फ़हम मतन देती है। तो इस हिकमत अमली को हम क्या कहेंगे, यानी कि ज़बान की क्लास में ज्योग्राफिया को शामिल किया गया है। जब ज़बान की क्लास में साइंस, सोशल साइंस या फिर दूसरे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है तो इसे हम कहते हैं लैंग्वेज एकराज करिकुलम, यानी दरसियात से परे ज़बान, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से कहती है कि कहानी को जल्दी से पढ़े और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखे। तो इस सरगर्मी का मकसद क्या है, अगर आप किसी कहानी को पढ़ेंगे और उसको उस कहानी पे मबनी जो तस्वीरें उनको तरतीब में रखेंगे तो कैसे रख पाएंगे, जब तक कि आप उस कहानी के खुलासा को नहीं समझेंगे आप नहीं रख पाएंगे। तो अगर टीचर कह रही है कि कहानी को पढ़ के ये 4 तस्वीरें सही तरतीब में रखो तो उसके कहने उसका जो मकसद है वो ये है कि बच्चे खुलासा पढ़ें, यानी खुलासा पढ़ने की मश्क देना टीचर का मकसद है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की ही सलाहियतों को बरूए कर लाने वाली हैं, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्यों हिस्सा होना चाहिए? छोटी छोटी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक क्लासरूम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये मुतनव्वी आमोज़गारों के विभिन्न प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी किताबों तक रसाई को ये बढ़ाता है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़बान की आमोज़िश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ता हयात जारी रहता है। कि ये बात सही है? देखिए, जब विकास की बात आती है तब हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो माँ के गर्भ से जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अधिगम तो जीवन पर्यंत नहीं चलता है ना। अधिगम दूसरी ज़बान में हम करते हैं। दूसरी ज़बान जब हम सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हम सीखेंगे तो इसे हम आमोज़िश कहेंगे, अधिगम कहेंगे, और दूसरी ज़बान हम जब स्कूल में जाते हैं तब सीखते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पैदाइश से शुरू होता है और तहाया जारी रहता है, ये बात तो गलत हो गई। यानी कि हम इस बयान से गैर मुत्तफिक होंगे। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। कैसे? अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता करके। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लैंड जाएंगे तब ना अच्छे से सीखेंगे कि बिहार में आके सीखेंगे अच्छे से। जब एक ज़बान बोलने वाले किसी मौजू पे बात करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू करने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग। आप उर्दू बोल रहे हैं, भोजपुरी बोलने लगिए तो आप कोड स्विच कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में अगर वर्ड को आप जैसे वेट, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब वर्ड अगर इंग्लिश के अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो ये कोड को आप मिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक ज़बान से स्विच होकर दूसरी ज़बान में कर रहे हैं तो वो आपका कोड स्विचिंग हो गया। यानी कि यहाँ पे रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पे अगर आप आ गए हैं तो आप कोड को स्विच कर रहे हैं, बदल रहे हैं। आमिर की पहली ज़बान भोजपुरी थी। तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बातचीत करता है। इस तरह से अंग्रेज़ी उसकी जो ज़बान है, दूसरी ज़बान, वो मुकामी ज़बान की जगह ले लेती है। तो ये किसकी मिसाल है? तो ये है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि तफरीकी जो लिसानियात की मिसाल है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। किस तरीके कार में आमोज़गारों की पहली ज़बान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है? बच्चों की मादरी ज़बान हम किस मेथड में इस्तेमाल करते हैं? कवायद के इतलाक़ के तरीके में, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान माविन सरकारी ज़बान है। सही बात है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान गैर मुल्की ज़बान नहीं है। यानी कि दावा तो सही है, दलील गलत है। पेडागोजी के तो हमने 100 से भी ज़्यादा सवालात हल कर लिए। अब हमको 30 में से 30 नंबर लाना है तो पैसेज भी तो हल करना होगा। लेकिन पैसेज बहुत आसान आता है, आप लोग बखूबी पैसेज को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, सन 2021 में ये पैसेज आया था पेपर 2 में। इस पैसेज को मैं हल करा के आप लोगों को तरीका सिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को पैसेज बड़ा दिखे ना तो पहले आप पैसेज मत पढ़िए, पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके ज़हन में रहेगा तो पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। कैसे? चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में था, क्या था? हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको पता चल ही जाएगा। जल्दी जल्दी सवालात पढ़ देता हूँ, फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे। सुब्बा लक्ष्मी के वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया था? उस ज़माने में स्टेज पे औरतों के गाने को क्या समझा जाता था? सुब्बा लक्ष्मी ने रिवायत तोड़कर क्या करने की ठानी? उसके बाद सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? अब देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पैसेज जब आप पहले नहीं पढ़ेंगे तो यही आपको बेनिफिट होगा, कुछ सवाल बिना पैसेज पढ़े भी आप हल कर लेंगे। फ़न की जमा क्या हो जाएगी? फ़नून हो जाएगी। और मोहब्बत की जमा नफ़रत, तो आप जानते ही हैं मोहब्बत तुमसे नफ़रत है। चलो, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था? लोक संगीत का, क्लासिकल, शास्त्रीय या फिर
रविंद्र, पैसेज पढ़ने पे पता चलेगा। उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? ठीक है, ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब चलिए हम आते हैं इस पे सवालात, सॉरी पैसेज पे आते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, पैसेज पढ़ते हैं। एम सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे खानदान में आँख खोली जो क्लासिकल संगीत का दिलदादा था। एक सवाल का जवाब मिला ना। ये आपसे सवाल पूछा क्या था कि इनका खानदान किस संगीत का दिलदादा था? क्लासिकी संगीत का। ठीक है ना। उसके बाद पैसेज में आगे बढ़ते हैं। उनकी वालदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। क्वेश्चन पूछा था कि सुब्बालक्ष्मी ने अपनी इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की। देखिए यहाँ पे सवाल है। सुब्बालक्ष्मी ने कहाँ गया सवाल था। सुब्बालक्ष्मी ने, हाँ, उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? तो अपनी माँ से हासिल की। आगे पैसेज पढ़ते हैं। सुब्बालक्ष्मी की आवाज और गायकी में फितरी हुस्न था। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि उनकी आवाज में क्या था। सुब्बालक्ष्मी की आवाज और गायकी में क्या था? तो फितरी हुस्न था। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे पैसेज पढ़ते हैं। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। एक सवाल यहाँ पे आप देखेंगे तो दिखेगा कि सुब्बालक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया? ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। उसके बाद यह है कि उस जमाने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग इसे मायूब समझते थे। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस जमाने में स्टेज पर औरतों के गाने को क्या समझा जाता था? मायूब समझा जाता था, ऐबदार समझा जाता था। सुब्बालक्ष्मी ने इस रवायत को तोड़ने का इरादा किया और स्टेज पे अपने फन का मुजाहरा किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बाकी पैसेज हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जितने भी सवालात थे हमने हल कर लिए। बाकी के पैसेज जो हमारे लिए किसी काम के नहीं थे, हमने उनको नहीं भी पढ़ा तो हमारा सवाल हल हो गया। चलो अब ये नज्म है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर सवालों को देखेंगे। लो आ ही गया बरसात का मौसम, दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल। आमों की बड़ी डालों पे बंधे लगे झूले, ये शर्त है वो झूले जो आकाश को छूले। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। अब देखिए, पर्वत को कौन चूमने लगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल, यानी पर्वत को दूधिया बादल चूमने लगे। शायर ने आमों की डालियों पे झूलने की क्या शर्त रखी थी? तो वह झूले जो आकाश को छूले। ये बात पैसेज में लिखी है। दूसरा वाला बयान सही है। बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ साथ कौन से फूल शादाब हुए हैं? तो अगर आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज में साफ साफ लिखा है, कहाँ गया, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं, यानी जो मुरझा गए थे फूल वो शादाब हुए हैं, यानी मुरझाए हुए फूल शादाब हुए हैं। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दुनिया सब गाने लगी किसके तराने? मस्ती के तराने। आप पैसेज में देखेंगे तो लिखा हुआ है दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने। उसके बाद
अगला सवाल है कि दिन का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? दिन का मुतज़ाद रात होगा। और शायर ने किस मौसम को लुभाने वाला, दिल लुभाने वाला कहा है? तो बरसात के मौसम को दिल लुभाने वाला कहा है। तो कम वक्त में बहुत सारे सवालात हमने आज की क्लास में कराए। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत की है, इतनी गर्मी में लगातार बोलते रहना बड़ी बात है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।